Hello everyone, welcome to Dreams Unlimited Classes. So guys, आज हम करेंगे क्लास 12 की पोल साइंस चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको जो और नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाए। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर शीत युद्ध का दौर। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब शुरू हुआ था तो इसमें दो राष्ट्र में जो देश थे वो डिवाइड हो गए थे। पहला था हमारा मित्र राष्ट्र और दूसरा था दूरी राष्ट्र। अब हम देखेंगे कि मित्र राष्ट्र में कौन से देश थे और दूरी राष्ट्र में कौन से देश थे और इनमें से कौन सा जो राष्ट्र था वो जीता था। तो हम देखते हैं, मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ, और वहीं दूरी राष्ट्र में थे जर्मनी, जापान, इटली। अब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो इनमें से किसी एक राष्ट्र की जीत होनी थी, तो हमारा जो मित्र राष्ट्र था वो इस द्वितीय विश्व युद्ध में जीत गया था, यानी कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ जो मित्र राष्ट्र में थे ये विजय प्राप्त की थी इन्होंने। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरे। अभी तक हमने पढ़ा था कि मित्र राष्ट्र में यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों साथ में थे, लेकिन जैसे ही जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो हमने देखा कि जो अमेरिका और सोवियत संघ है वो दोनों अपने आप एक महाशक्ति के रूप में उभरे। महाशक्ति यानी कि मतलब महाशक्ति का यहाँ मतलब है कि मतलब जिसके पास जिन देशों के पास हर तरीके की शक्ति हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सैन्य शक्ति हो या फिर किसी भी तरह की शक्ति हो, वो सारी शक्ति संपन्न होना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के ये दो ऐसे देश थे जिनके पास जो महाशक्ति के रूप में उभरे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था को बेहतर मानता था। यानी कि समाजवादी व्यवस्था वो होती है जिसमें सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है और निजी व्यवस्था का विरोध होता है। और अमेरिका पूंजीवाद व्यवस्था को अच्छा मानता था। पूंजीवाद व्यवस्था में क्या होता है, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है, निजी व्यवस्था होती है। तो अमेरिका में पूंजीवाद व्यवस्था थी और सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था थी। हम आगे चलते हैं। इसी वजह से आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ शुरू हो गई। यानी कि अब क्या हुआ कि जो सोवियत संघ था वो समाजवादी व्यवस्था को बेहतर मान रहा था और जो वो अमेरिका था वो पूंजीवाद व्यवस्था को अच्छा मान रहा था। इसी जो मतलब विचारधाराओं की अब लड़ाई शुरू हो गई, यानी कि आपसी प्रतिस्पर्धा यानी लड़ाई हो जाना, और हथियारों की होड़ यानी कि अब दोनों महाशक्ति थी अपने आप में, तो दोनों ने मतलब अपने आप को ज्यादा बेहतर और शक्तिशाली बनाने के लिए हथियारों की होड़ भी शुरू कर दी। अब हम आगे देखते हैं, इसी कारण शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। ठीक है, यानी कि जब इन दोनों के बीच में ऐसी आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ शुरू हो गई, इसी कारणवश शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। अब शीत युद्ध क्या है वो हम आगे देखेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ और किस वजह से जो शीत युद्ध था वो शुरू हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ये वाला पॉइंट, समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं के अध्ययन का विषय रहा है। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद जितनी भी वैश्विक घटनाएं हुई थी वो एक अध्ययन का विषय रहा है। यानी कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई थी कि वो हम आज तक भी पढ़ते हैं इन घटनाओं को। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया
में विजय प्राप्त की तथा जर्मनी, जापान, इटली, जिन्हें दूरी राष्ट्र कहा गया, इनकी युद्ध में हारी। ये हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है कि मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र में मतलब लड़ाई हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और जो मित्र राष्ट्र था उनमें कौन कौन से देश थे वह विजय प्राप्त हुई थी उनकी। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक की यह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्थिति जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही को शीत युद्ध कहा गया। अब हम देखेंगे कि शीत युद्ध किसे कहा गया। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था वो 1914 से 1918 तक था, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से 1945 तक था। यानी कि यहाँ तक जो द्वितीय विश्व युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो खत्म हो चुका था। अब क्या था, 1945 से 1990 तक एक ऐसी तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति बनी हुई थी। यानी कि हमें पता ही है कि दो महाशक्ति उभर के आई थी और इन दोनों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तो ऐसे में तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति थी। ठीक है, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही, ठीक है, किन दो देशों के बीच रही, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, को शीत युद्ध कहा गया। अब इन दोनों के बीच जो ऐसी स्थिति बनी रही कब से कब तक, 1945 से 1990 तक, इसको शीत युद्ध कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किसी भी शक्ति गुट में बिना शामिल हुए अपनी नीतियों का अनुसरण करना गुट निरपेक्षता तथा किसी भी पक्ष में युद्ध में भाग न लेना तटस्थता की नीति कहलाई। अभी तक दो शब्द हैं, एक तो गुट निरपेक्षता और है तटस्थता की नीति। ठीक है, मैं आपको इनमें डिफरेंस बता देती हूँ। पहले जो गुट निरपेक्षता है उसका एक मतलब आसान सा अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना। जब दो महाशक्ति उभर के आई तो दोनों ने सोचा कि अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली करने के लिए जो जितने भी देश हैं उन्हें अपने गुटों में शामिल कर ले, जिससे वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि 1945 में बहुत सारे ऐसे देश थे तो जो बिल्कुल आजादी हुए थे, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने ऐसे में ये डिसाइड किया कि ना तो हम जो अमेरिका की गुट है उसमें शामिल होंगे और ना ही हम सोवियत संघ का जो गुट है उसमें शामिल होंगे। इस चीज को गुट निरपेक्षता कहते हैं, यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। नेक्स्ट सेक्शन है हमारी तटस्थता की नीति। किसी पक्ष में युद्ध में भाग में लेना, यानी कि हम किसी गुट में तो शामिल हुए ही नहीं, और साथ ही साथ जो किसी भी मतलब दो देशों की जो लड़ाई हो रही थी हमने किसी भी देश का साथ ना दिया। ठीक है, यानी पक्ष में युद्ध में भाग न लेना, किसी के पक्ष में युद्ध में हमने भाग ही नहीं लिया, तो इसको हम कहते हैं तटस्थता की नीति। अब हम आगे भी देखेंगे कि जो गुट निरपेक्षता थी और तटस्थता की नीति वो किन देशों ने अपनाई थी उस समय। हम आगे चलते हैं। सैन्य संगठन, दोनों महाशक्तियों ने अपनी शक्ति वृद्धि हेतु सैन्य संगठन बनाए। जैसे कि हमने आपको बताया था अभी कि दोनों महाशक्तियां कैसे न कैसे अपने आप को मतलब ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर रही थी, तो ऐसे में उन्होंने सैन्य संगठन बनाए। हम देखेंगे कि किसने कौन से संगठन बनाए। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना, ये जो नाटो है संगठन वो अमेरिका ने बनाया था और जो कि इसका मतलब उद्देश्य था लोकतंत्र को बचाना। नेक्स्ट देखते हैं हम 1954 में दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो, अमेरिका के नेतृत्व में साम्यवाद प्रसार को रोकना था। जैसा कि हमें पता है अमेरिका किसको ज्यादा किसको अच्छा मानता था, पूंजीवाद व्यवस्था को। तो ये जो सीटो था वो इसलिए बनाया गया कि साम्यवाद प्रसार को रोकना, साम्यवादी व्यवस्था है। 1955 में बगदाद पैक्ट या केंद्रीय संधि संगठन, अमेरिका के नेतृत्व में साम्यवाद को रोकना था। यानी कि फिर अमेरिका ने एक और बनाया जिसको केंद्रीय संधि संगठन भी कहते हैं और बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। ये भी साम्यवाद व्यवस्था को रोकने के लिए बनाया गया था।
यहाँ तक जितने भी हमने पढ़े वो सारे अमेरिका ने बनाए थे। अब हम देखेंगे सोवियत संघ ने कौन सा बनाया था। 1955 में वार्सा संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1955 में वार्सा संधि जो कि सोवियत संघ के नेतृत्व में बनी थी, यानी कि ये इसलिए बनी थी, साम्यवादी व्यवस्था को सोवियत संघ अच्छा मानता था, तो ये इन्होंने पूंजीवाद के विरोध में वार्सा संधि को बनाया था। और अमेरिका ने नाटो बनाया था जो कि 1949 में बनाया गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे से मतलब है कि जब तक शीत युद्ध चला 1945 से 1990 तक, तो उस टाइम के बीच में क्या क्या हुआ, ये कहाँ तक किसकी लड़ाई हुई, तो दायरे यानी कि उसके अंदर, बाउंड्री के अंदर आना। तो हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या हुआ। 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी। तो जो बर्लिन है वो एक दीवार थी जो कि पूर्वी और पश्चिमी खीमों के बीच विभाजन का प्रतीक थी। पूर्वी यानी कि सोवियत संघ और पश्चिमी यानी कि अमेरिका के बीच में विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में ये बर्लिन की दीवार जो थी वो खड़ी की गई थी और 28 वर्ष तक खड़ी रही, और 9 नवंबर 1989 को ये जो बर्लिन की दीवार थी उसको गिरा दिया गया था। 1948 में ये दीवार बनी थी और 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोरिया संकट। कोरिया संकट में क्या था कि ये कोरिया जो देश है वो दो उसमें गुटों में डिवाइड हो गया था, उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया, जिसमें एक उत्तर कोरिया को जो सोवियत संघ साथ दे रहा था और जो दक्षिणी कोरिया है उसको अमेरिका। इसी बीच जो कोरिया संकट इसी को कहते हैं कि दोनों जो अलग अलग सपोर्ट कर रहे थे, इसी वजह से एक तरफ यानी कि साम्यवादी व्यवस्था होती और एक तरफ पूंजीवादी, और इधर भी इसी वजह से ही लड़ाई शुरू हुई थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1954। 1954 में वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप। अब क्या हुआ था कि जो अमेरिका था वो पूंजीवादी व्यवस्था को अच्छा मानता था, लेकिन जो वियतनाम है वहां पे पहले मतलब साम्यवादी व्यवस्था थी। इसी वजह से जो अमेरिका था वो चाहता था कि यहाँ पे भी पूंजीवादी व्यवस्था हो जाए, इसलिए अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप किया था। अब हम आगे चलते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत अच्छी तरह ब्रीफ में बताऊंगी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध। अब जो 1971 है वो भारत पाकिस्तान का इसमें युद्ध हुआ था और ये बांग्लादेश की वजह से हुआ था। मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें क्या था। जो बांग्लादेश था वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन क्या था कि जो पाकिस्तान था वो वहां पे निरंकुशवाद को बढ़ावा दे रहा था। इसी वजह से जो बांग्लादेश के जो लोग थे वो हमारे देश में आके रह रहे थे, और उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी ने जो बांग्लादेश में मतलब राजनीति हस्तक्षेप करके वहां बांग्लादेश को आजाद किया था, जिस वजह से जो पाकिस्तान था उसको बहुत मतलब गुस्सा आया था, इसलिए उसने हमारे ऊपर आक्रमण भी कर दिया था, लेकिन उसमें जीत भी भारत की ही हुई थी। तो ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में बांग्लादेश की वजह से। अब हम देखते हैं 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। जैसा कि हमें पता है जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी व्यवस्था को बहुत अच्छा मानता था, इसलिए अफगानिस्तान में पूंजीवादी व्यवस्था थी और सोवियत संघ भी यही चाहता था कि यहाँ पे यानी कि हाँ अफगानिस्तान में भी साम्यवादी व्यवस्था हो जाए, इसलिए सोवियत संघ ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया था। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी मैंने आपको गुट निरपेक्षता समझाया था। दो ध्रुवीयता को चुनौती। ध्रुवीयता होती है महाशक्ति। तो जो ध्रुवीयता का मतलब होता है महाशक्ति। जो गुट निरपेक्षता था उसने चुनौती दी थी महाशक्तियों को, जैसे कि गुट निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो हम देखते हैं इसे। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल कलाम नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के वामे एनकुरुमा ने 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 25 सदस्यों के साथ इस संगठन की स्थापना की।
जुलाई 2009 में गुट निरपेक्षता देशों का 15वां सम्मेलन मिस्र में हुआ, जिसमें इसकी सदस्य की संख्या 118 तथा 15 देश पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षक संगठनों की संख्या 9 है। यानी कि इसमें सिंपल तौर पे ये बताया गया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब शीत युद्ध आरंभ हुआ था 1945 में, उस टाइम बहुत सारे ऐसे देश थे जो बिल्कुल आजादी हुए थे, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो हर देश के एक नेता ने, जैसे भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के अब्दुल कलाम नासिर थे, इन लोगों ने एक मतलब गुट निरपेक्षता का एक संगठन बनाया, जब सबसे पहले ये 25 सदस्यों ने शुरू किया था जुलाई 2009 में, और इसका जो 15वां सम्मेलन था वो मिस्र में हुआ था और इसकी सदस्यों की संख्या 118 थी तब। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में जरूर आता है कि जो 15वां सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था, तो आप इसमें मिस्र लिखोगे। तो बस यही है कि जो गुट निरपेक्षता की स्थापना है हर देश के, जो जैसे जवाहरलाल नेहरू भारत के हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से देश के किसने मतलब कौन से नेता इस गुट निरपेक्षता की स्थापना में सबसे पहले आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब हम देखते हैं जो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है। पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि हमें पता है गुट निरपेक्षता जो था उसमें जो जितने भी देश शामिल हुए थे, अधिकतर देश जो थे वो अल्प विकसित थे, और ये इन देशों में बहुत ज्यादा गरीबी थी, और इसी जो गरीबी है वो उनकी मुख्य चुनौती थी कि खत्म करना, क्योंकि वास्तव में अगर कोई देश गरीब है तो वो कभी भी आजाद नहीं हो सकता, कोई ना कोई देश आके उस पर हुक्म चला सकता है, उसे फिर से अपना गुलाम बना सकता है। इसी वजह से जो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है वो सामने आई थी। इसके अंदर क्या था, गुट निरपेक्ष देशों ने 1972 में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन UNCTAD के विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की ओर प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ताकि विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गरीब देशों का आर्थिक शोषण समाप्त हो सके। यानी कि एक ये व्यापार व्यवस्था थी, और इसके अंदर क्या था कि जो मतलब बड़े बड़े देश हैं वो मतलब जो कि हमें पता है कि महाशक्ति के रूप में उभर रहे थे, और ऐसे में जो ये गुट निरपेक्षता में सारे अविकसित देश थे, तो उन्होंने ये जो मतलब आर्थिक व्यवस्था थी इसको शुरू किया ताकि इनका व्यापार जो है वो अच्छा हो सके और अपनी गरीबी को खत्म कर सके, और जो विकसित देश थे उस समय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उनके द्वारा शोषण समाप्त हो सके। ठीक है, इसलिए ये जो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसको शुरू किया गया था 1972 में। नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। भारत व शीत युद्ध। भारत ने नव स्वतंत्र देशों की अगुवाई की। भारत ने यूएसए तथा यूएसएसआर से अच्छे संबंध रखने की कोशिश राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता के साथ की। यानी कि भारत ने कभी ऐसा नहीं किया कि वो एक गुट में शामिल हो गया। भारत ने क्या करा, यूएसए यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से अच्छे संबंध रखे, और लेकिन सबसे पहले उसने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी, यानी कि अपने राष्ट्र को पहले मजबूत करने की कोशिश करी। ये नहीं करा कि उसने मतलब लालच नहीं दिखाया कि मैं किसी गुट में शामिल हो जाता हूँ, थोड़ी मुझे हेल्प हो जाएगी। उसने सबसे पहले अपने देश को प्राथमिकता दी। नेक्स्ट है सशस्त्र नियंत्रण संधि, LTBT लिमिटेड टेस्ट बैंक ट्रीटी, NPTT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सॉल्ट, स्टार्ट। ठीक है, जितने भी मैंने ये सैन्य संगठन लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसकी जो मतलब पूरी डेफिनेशन है ये आपको लर्न करनी चाहिए ताकि एग्जाम में ये आए तो आप इसको वन वर्ड उसमें लिख सको। नेक्स्ट हम देखते हैं नए स्वतंत्र देश। तीसरी दुनिया ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया क्योंकि, यानी कि देखो इधर तीसरी दुनिया जो है वो किसे कहा गया है, गुट निरपेक्षता में जितने भी देश थे
उन्हें तीसरी दुनिया का दर्जा दिया गया है। और जो पहली दुनिया थी वो अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ और तीसरी दुनिया गुट निरपेक्षता में जितने भी देश शामिल थे उन्हें कहा गया है। तो हम इसमें ये है कि जो तीसरी दुनिया थी उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया क्यों, ठीक है। नव स्वाधीन राष्ट्र जानते थे, यानी कि जो बिल्कुल नए नए देश आजाद हुए थे वो जानते थे कि सैनिक गुट उनकी स्वाधीनता व शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देंगे। यानी कि उन्हें पता था कि जो बड़े बड़े ये सैनिक गुट हैं ये उनकी जो स्वाधीनता और शांति है उसको मतलब खतरा उनको था कि ये हमारे देश में कुछ भी कर सकते हैं या तो हमें फिर से गुलाम बना सकते हैं। उन्हें इस बात का पहले से ही अंदाजा था। नव स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक संगठनों को बढ़ावा देने से अस्त्र शस्त्र का निर्माणों को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि वो जानते थे कि अगर हमने किसी भी सैनिक संगठन यानी कि नाटो और वार्सा जो सैनिक संगठन थे अगर उनको हमने बढ़ावा दिया ना तो इससे क्या होगा, जो अस्त्र शस्त्र थे उनके निर्माणों में बढ़ावा मिलेगा। यानी कि इन देशों को अपना ऐसा मतलब इस तरीके से काम कराया जाएगा इनसे कि ये अस्त्र शस्त्र ही बनाते रह जाएंगे, जिससे विश्व शांति को खतरा पैदा होगा और जो लड़ाई है वो और विश्व स्तर पर बढ़ती ही जाएगी। इन देशों के सामने सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की एक भारी जिम्मेदारी थी। यानी कि इन देशों के पास क्या था कि सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण, यानी कि अब तो देखो क्या था कि देश मतलब कुछ देश ऐसे थे जो गुलाम थे उस टाइम पे अंग्रेजों के, तो वो तो चले गए इनको लूट के, तो ऐसे में इनके पास कुछ भी नहीं था। यानी कि उन्हें फिर से अपना समाज और आर्थिक रूप से उनको दोबारा से जन्म लेके फिर से सब कुछ अच्छे से करना था। तो उनपे एक भारी जिम्मेदारी थी उस टाइम पे और इस कार्य को युद्ध और तनावों से मुक्त वातावरण में ही पूरा किया जा सकता था। यानी कि अगर वो एकदम शांति से और युद्ध से दूर रहेंगे तभी तो वो अपने आर्थिक पुनर्निर्माण और सामाजिक पुनर्निर्माण पर ध्यान देंगे। अगर वो किसी युद्ध में शामिल हो गए तो फिर तो वो उन्हीं का ही काम करते रह जाएंगे जो वो ऑर्डर देंगे ऊपर से। शक्ति संगठन का सदस्य बनने से उन्हें शक्ति संगठन का सदस्य बनने से उन्हें संगठनों के बनाए गए नियमों को चलना पड़ता, इसलिए ये तटस्थ रहे। यानी कि मैंने जैसे कि आपको बताया था तटस्थ रहना, यानी कि किसी भी युद्ध के पक्ष में बढ़ावा ना देना, ना तो सोवियत संघ को ना अमेरिका को। तो ऐसे में क्या था कि अगर शक्ति संगठन का सदस्य बनना है, शक्ति संगठन कौन सा, नाटो और वार्सा संगठन, दो संगठन थे अमेरिका और सोवियत संघ के, तो अगर इनको बढ़ावा देते तो क्या होता, फिर जो वो नियम बनाते उन्हीं के नियम पे चलना पड़ता। अगर अमेरिका में शामिल होते तो वो बोलते कि तुम सोवियत संघ के लिए मतलब अच्छे औजार बनाओ, ये करो, तो हमें उनके नियम के अनुसार ही चलना पड़ता। इसलिए तटस्थ रहे। तटस्थ यानी कि किसी भी युद्ध के पक्ष में शामिल ना होना, ना तो ये बोलना कि अमेरिका अच्छा कर रहा है ना सोवियत संघ अच्छा कर रहा है, बिल्कुल तटस्थ रहना अपना अलग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं आपको इसे नीचे लिखवाऊंगी, तो आप इसको अपने कॉपी में भी राइट डाउन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट हमारा टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा जो है वो एक देश का नाम है। अब क्या था, क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है। यानी कि क्यूबा जो है अमेरिका के तट से लगा हुआ देश है और यहाँ के जो नेता थे उनका नाम था फिडेल कास्त्रो। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ के जो नेता थे क्यूबा के वो कौन थे, तो वो थे फिडेल कास्त्रो। मैंने हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आप इसको अच्छे से हाईलाइट करके ही अपने नोट्स में लिखो, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आपको एकदम बिल्कुल माइंड सेट हो कि हाँ क्यूबा के नेता का नाम है तो फिडेल कास्त्रो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यह नजदीक तो अमेरिका के है पर क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। यानी कि हमने जैसे कि पढ़ा कि ये जो है क्यूबा वो अमेरिका के तट से लगा हुआ है और वो उसके पास में भी है, लेकिन जो क्यूबा का जुड़ाव था वो सोवियत संघ से था क्योंकि दोनों जगह साम्यवादी व्यवस्था थी। ठीक है, यानी कि अमेरिका में तो पूंजीवादी व्यवस्था थी लेकिन क्यूबा में क्या थी, साम्यवादी व्यवस्था, इसलिए उसका जुड़ाव जो था वो सोवियत संघ से था क्योंकि दोनों जगह साम्यवादी व्यवस्था थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सोवियत संघ क्यूबा को क्या क्या देता था। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ क्या देता था, एक तो कूटनीतिक
सलाह देता था। कूटनीतिक सलाह क्या होती है? राजनीतिक सलाह कि आप ऐसे करो, ठीक है, या फिर उनको और अच्छी तरह की, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो जिससे आपको फायदा हो। नेक्स्ट वो क्या देता था? वित्तीय सहायता, यानी कि जो सोवियत संघ था वो उस टाइम पे एक महाशक्ति था, तो उसको कोई आर्थिक तो कुछ ऐसे रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो वित्तीय सहायता भी किसको देता था? क्यूबा को देता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस का सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया जाए, ठीक है, और 1962 में ऐसा कर दिया। अब जो सोवियत संघ की नेता थी निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने ये तय किया कि जो क्यूबा है उसे अपना सैनिक अड्डा बना लेते हैं। लेकिन क्यूबा को ही सैनिक अड्डा क्यों बनाया? क्योंकि जो क्यूबा था वो अमेरिका के पास था, और अगर वो अमेरिका के पास होगा तो जो सोवियत संघ है वो अमेरिका को 3-4 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकेगा वहां से। तो 1962 में सोवियत संघ ने ऐसा कर भी दिया, वहां पे अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते के बाद पता लगी। जॉन ऑफ कैनेडी कौन है? वहां के अमेरिका के नेता थे। ऐसा कुछ करने से डर रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि अमेरिका को पता तो लग गया कि क्यूबा में सैनिक अड्डा जो है वो स्थापित हो चुका है सोवियत संघ का, लेकिन उस टाइम पे अमेरिका फिर भी डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि इस टाइम पे जो सोवियत संघ था वो ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता था अमेरिका को, और उस टाइम जो थी वो तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाता उस टाइम पे। तो इसलिए जो अमेरिका के नेता थे जॉन ऑफ कैनेडी, वो डर रहे थे ऐसा कुछ करने से। लास्ट पॉइंट है, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। मतलब जो क्यूबा मिसाइल संकट है उसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। चरम बिंदु यानी कि ऐसा पॉइंट था उस टाइम पे कि लग रहा था बिल्कुल युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हुआ। अगर युद्ध होता तो वो तीसरा वर्ल्ड वॉर कहलाता, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा गया है, यानी कि इसको कहा गया है शीत युद्ध का चरम बिंदु। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, या फिर आता है क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा गया है। तो आप इसमें ये पूरा ही आंसर लिखोगे। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। आप इसको अपनी कॉपी में भी राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होते हैं ये नोट्स। और नोट्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट in our video, and thank you so much.